आज हम लोग बेटा क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स चैप्टर को समझेंगे। और इससे फिर क्या होगा, फिर इसके हम जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे वो कराएंगे। यहाँ से एक समझ बिल्टअप हो जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, बुक का यूज करोगे तो फिर आप उस चैप्टर को समझ पाओगे। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स इसको समझा जाए तो दो पार्ट्स में होगा। हेलो एल्केन जो होता है ये एलिफेटिक पार्ट होता है, एलिफेटिक पार्ट होगा बेटा ये। और जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक पार्ट होगा, एरोमेटिक होगा। मतलब इस चैप्टर को हम अगर पढ़ें तो दो पार्ट्स में अगर बांट के पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। आप सबसे पहले लिखा गया हुआ है हेलो एल्केन्स लिखा हुआ है, तो इसका जनरल फार्मूला होता है बेटा आर एक्स। क्या होगा बेटा, आर एक्स हो जाएगा। और जो एरोमेटिक होगा उसमें एरोमेटिक मतलब यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लगा लेते हैं और उसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक्स। एक्स यहाँ पर जो है बेटा वो हैलोजन है। अगर देखा जाए तो एक्स क्या होगा, यहाँ पे हैलोजन होगा। और यहाँ पे अगर बात करी जाए ये बेटा हैलोजन होता है। और ये जो एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप मीन्स होता है बेटा यहाँ पे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इसे एरोमेटिक बोलेंगे। एरोमेटिक मतलब बेंजीन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या पार्ट होगा, हैलोजन होगा। हैलोजन लिख लिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान के रखना है कि यहाँ पर जो कार्बन होगा मतलब जो एरोमेटिक होगा, तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिया, तो यहाँ पर ये बेंजीन बनाया और बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, ये Cl लगा दिया। तो यहाँ पर ये जो कार्बन होगा ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्यों ऐसा होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर ध्यान से, तो इस हिसाब से यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, टोटल 3 सिग्मा है। तो क्या हो जाएगा, 1 S और 2 P हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात देखी जाए एलिफेटिक हेलो एल्केन में अगर देखा जाए तो ये वाला जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ये बात आपको ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। अब समझ लो, यहाँ पे सीधा सीधा बात करेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होगा यहाँ पे एलिफेटिक हेलो एल्केन की बात करता हूँ मैं, अलग अलग करके पढ़ लेंगे इन दोनों को। तो सीधा सीधा बात समझने की कोशिश करते हैं कि जो हेलो एल्केन है ना, इसका जनरल फार्मूला बेटा क्या होता है, आर एक्स होता है। फिर यहाँ पर ये भी बात हो गई कि यहाँ पर ये क्या है, हैलोजन है, ये क्या है, एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पे जो कार्बन होगा जो एक्स से जुड़ रहा है हैलोजन से, हैलोजन बेटा सभी को पता होगा कि क्या होता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये सारे के सारे रहते हैं। तो जब एल्किल ग्रुप से एक्स लग जाता है तो बेटा क्या बन जाता है, हेलो एल्केन। और ये किससे बनता है, हाइड्रोकार्बन से बनता है बेटा। किससे बनेगा, हाइड्रोकार्बन से। जैसे मान लो ये RH लगा हुआ था और यहाँ पर क्या हो जाए, एक हेलोजन जाके जुड़ जाए और यहाँ से H रिमूव हो जाए तो क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा और यह छट जाएगा। जैसे एक देख लो यहाँ पर, जैसे मान लो CH4 होता और X जाके जुड़ता तो क्या हो जाता, CH3Cl हो जाता। अब हेलो एल्केन जो होंगे इनके क्या पढ़ लेते हैं, प्रिपरेशन बेटा पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशन जो कि मेन ये मैं कंप्लीट नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये याद रखना, ये यहाँ पे एक समझ पैदा हो जाएगी और उसके बाद अब बुक से पढ़नी पड़ेगी। तो प्रिपरेशन जब करते हैं बेटा तो सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से जब बनाते हो बेटा तो एल्कोहल से बनाने के लिए कई सारे रिएजेंट यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे अगर देखा जाए तो अपने पास एल्कोहल है ना, ROH। तो अगर ROH की मैं रिएक्शन करा दूँ HCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में ले लिया जाए तो होगा क्या, कुछ नहीं, यहाँ से आप जाके ये H और OH निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। तो यहाँ पे RCl बन जाएगा और क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बड़ा ध्यान से देखना, एक ROH होता है और यहाँ पर भी ROH रहेगा और ये रिएक्शन कराते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 से कराते हैं और यहाँ पर किससे कराएंगे, PCl5 से कराएंगे। तो जब इन दोनों के रिएक्शन करा रहे होंगे तो PCl3 से जब कराते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या बनता है, RCl बनता है और उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, H3PO3 बन जाता है, H3PO3 बनता है। लेकिन जब यहाँ पे कराएंगे तो क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा और क्या बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा और बेटा क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। ये याद रखना। तो सबसे पहले किसकी करा दी, इसकी, फिर इसके बाद PCl3 और ये एक बहुत ही बेस्ट मेथड होता है, डार्जेंस मेथड बोलते हैं उसको, डार्जेंस मेथड बोलते हैं। इससे भी हम बना सकते हैं। किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो तुम कहोगे सर आप कर रहे हैं हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो डार्जेंस मेथड की अगर मैं बात करूँ तो इसका रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, SOCl2। क्या बेहतर रिएजेंट होता है, SOCl2। इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। ये बात याद रखना, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं।
अब अगर यहाँ पे बात करी जाए तो सबसे पहले आपके पास क्या था, ROS था बेटा, क्या था, ROS था। अगर इसकी रिएक्शन किससे करा दी जाए, SOCl2 से करा दी जाए, SOCl2 से करा दी गई, हीट कर दिया जाएगा तो बेटा कुछ नहीं होगा, जहाँ पे ROS था ना वहाँ पे Cl लगा देना और SO2 करोगे तो ये निकल जाता है गैस के फॉर्म में, और दूसरा क्या होगा, HCl, वो भी निकल जाता है। इसलिए डार्जन्स मेथड को बेस्ट मेथड भी बोला जाता है। बेस्ट मेथड क्यों बोला जाता है, फिर से सुन लो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एल्कोहल से अगर मैं SOCl2 क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड, तो RCl बन जाएगा, SO2 और HCl बन जाएगा। आगे अगर बात देखी जाए तो ये एल्कोहल से बनाने के मेन मेथड होते हैं, लेकिन अगर आपको बनाना है तो एक और जगह से एल्कीन से आप बना सकते हो, तो फ्रॉम एल्कीन लिख लेते हैं, तो एल्कीन से भी ध्यान रखना है। तो जब एल्कीन से बनाओगे बेटा, तो एल्कीन से क्या बनाना है आपको, हेलो एल्केन बनाना है, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ध्यान रखना क्लास 11th में हमने पढ़ रखा होगा मार्कोनिकॉफ रूल, तो HBr जब होता है, क्या होता है बेटा, HBr होता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि ये बेटा जो होता है इधर वाला, इसको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, क्या बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। और इस ये जो वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, बेटा क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो जो अटैकिंग रिएजेंट वाला पार्ट होता है तो इसमें ये पॉजिटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट होता है। तो अटैकिंग रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट एल्कीन, बेटा ये दिख रहा है ना, ये वाला एल्कीन होता है, तो इस एल्कीन में 2 कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये क्या था, अनसिमेट्रिकल एल्कीन था, उसमें HBr की जब रिएक्शन कराई तो अटैकिंग रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो यहाँ पर बेटा अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, CH3 CH, और यहाँ पर जहाँ CH2 है वहाँ पे आ जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चे, Br लग जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये इसका दूसरा प्रोडक्ट, तो ये H अगर यहाँ पे जोड़ देते हो तो बेटा क्या बनता, CH3 CH, और यहाँ पर क्या हो जाता CH2, तो इधर जब ये H जुड़ जाता तो Br इधर जुड़ता, तो ये यहाँ पे क्या बना, 2 ब्रोमोप्रोपेन बना, 2 पर लगाया तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, और ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। इसकी बेटा मैकेनिज्म अपने को आनी चाहिए, तो इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं। बेटा अब यहाँ से देखने की कोशिश करो, जैसे HBr है जो अटैकिंग रेजेंट, वो पहले H+ और Br- में टूट जाएगा। फिर जो सबस्ट्रेट होता है उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। एक पॉसिबिलिटी ये दिख रही होगी कि ये वाला जो बॉन्ड है वो या तो इस कार्बन की तरफ टूटे, अगर ये इस कार्बन की तरफ टूटेगा तो इधर माइनस और इधर क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन अगर ये कार्बन, ये जो बॉन्ड है, अगर ये इस तरफ से इस तरफ टूटता तो इधर माइनस हो जाएगा और इधर प्लस होगा। दोनों पॉसिबिलिटीज़ में दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या हो जाता CH2, और ये बॉन्ड अगर इधर टूटता तो इधर माइनस हो जाता और इधर क्या हो जाता प्लस। लेकिन अगर ये ऐसा होता तो यहाँ पर CH3 और दूसरी तरफ क्या हो जाता CH, और CH पर क्या आ जाता है बेटा माइनस, और दूसरी तरफ क्या आ जाता है बेटा प्लस, ये वाला। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अटैकिंग रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होगा इसकी दोनों पॉसिबिलिटी ध्यान देनी है तुम्हें। H+ इधर भी है, H+ इधर भी है, तो ये जो H+ है वो इधर जुड़ेगा कि इधर जुड़ेगा, तो ध्यान रखो जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे पॉजिटिव जुड़ेगा, तो ये H जाके यहाँ पे जुड़ता है, तो ये समझ लो यहाँ पे क्या बन गया, CH3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे ये माइनस हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2। तो ध्यान से देखो, इस कार्बन पे बेटा क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डायरेक्टली अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हुआ 2nd डिग्री कार्बोकेटाइन। ध्यान रखना, कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन बोलते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये, जब अगर देखा जाए तो ये डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा है तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए, नहीं है तो जान लो कि जो कार्बोकेटाइन होता है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है बेटा किसका, कार्बोकेटाइन का। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोर स्टेबल। अब मोर स्टेबल होगा तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, तो फिर इसको उठा लो, CH3 CH, और फिर क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो नेगेटिव पार्ट होगा Br वो बेटा जाके इससे जुड़ जाएगा और ये मेजर प्रोडक्ट बना देगा CH3 CH और CH3। अब यहाँ पे ये बन गया बेटा Br को, ठीक है, यही मेजर रहेगा। अब आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना, लेकिन जब क्वेश्चन में आएगा तो आपको दोनों प्रोडक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पर क्वेश्चन दूसरे हिसाब से आएगा। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल था। अगर इसमें अगर एरो के ऊपर क्या लिखा हो, एंटी मार्कोनिकॉफ, ध्यान से सुनना कैसे पहचानोगे इसको। तो सेम क्वेश्चन होता CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर बेटा क्या लिखा होता HBr, यहाँ तो इतना तो सेम था। लेकिन अगर एरो के ऊपर लिख दिया जाए परऑक्साइड, तो समझ जाना वहाँ पे फिर मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, फिर वहाँ पे क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।
एंटी मार्कोवनी कॉफ रूल लगेगा। ठीक है बेटा, अब इसकी मैकेनिज़्म आपको जानने की ज़रूरत होगी तो बताना, कमेंट करना, मैं बता दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे ये देखना है कि H अब कहाँ पे जुड़ेगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH, फिर यहाँ पर CH2, तो ये H इस बार वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे लेसन नंबर होंगे, तो CH2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा Br। तो अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन जैसे देख लो आ गया तो कैसे ध्यान रखोगे, आपको ऐसे याद रखना है जैसे CH3 लिखा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड CH2, और अगर बेटा यहाँ पे HBr लिखा हुआ है, और अगर दूसरा केस दे रहा हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर उसके बाद क्या दिया जा रहा है HBr। लेकिन एक में क्या लिखा हुआ है परऑक्साइड, एक में कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं परऑक्साइड। तो जहाँ पे परऑक्साइड होगा वहाँ 1 डिग्री बनेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 CH फिर CH3 और फिर यहाँ पर Br हो जाएगा। तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो आपने ये देख लिया। अब हम लोगों ने बेटा सीख लिया है। तो सबसे पहले कहाँ से सीखा था, तो सबसे पहले बेटा सीखा था अल्कोहल से। अल्कोहल से बनाना जब सीख लिया तो फिर उसके बाद कहाँ से सीखा, एल्कीन से। अब एक लास्ट में बड़ी फेमस रिएक्शंस होती हैं, तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बेटा क्या होता है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बेटा जैसे जैसे बताता चल रहा हूँ ऐसे ही याद रखते रहना। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बेटा जो होती हैं ये दो होती हैं, नाम पहले याद रखो मेरे साथ। एक का नाम होता है फिनकेलस्टीन, मेरे साथ बोलो फिनकेलस्टीन रिएक्शन होती है एक, और दूसरी बच्चे क्या होती है स्वार्ट्स रिएक्शन होती है। बेटा क्या होती है स्वार्ट्स रिएक्शन होती है। याद रखना जब फिनकेलस्टीन होगी तो रिएजेंट यूज करेंगे NaI, माइंड में रखना। और जब स्वार्ट्स यूज़ करेंगे तो AgF होगा मोस्टली, लेकिन इसकी जगह में बहुत सारे और भी रिएजेंट यूज करेंगे, लेकिन फ्लोराइड ही होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊँगा फिनकेलस्टीन। इसमें क्या होता है हैलोजन एक्सचेंज किया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना पहली रिएक्शन क्या होगी फिनकेलस्टीन रिएक्शन। तो बेटा फिनकेलस्टीन रिएक्शन में रिएजेंट क्या लिया है मैंने NaI, मतलब जब एल्किल आयोडाइड बनाना हो तो इससे जाएंगे। जैसे मेरे पास RX है और यहाँ पर क्या होगा NaI से रिएक्शन करा दिया, तो NaI से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये NaX निकल जाएगा और I जुड़ जाएगा। ड्राई एसीटोन ले लेना बेटा यहाँ पे सॉल्वेंट, तो ड्राई एसीटोन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा RI बन जाएगा और प्लस क्या निकलेगा NaX निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद स्वार्ट्स रिएक्शन भी बना सकते हैं, तो स्वार्ट्स रिएक्शन में फ्लोराइड बनता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन की बात अगर मैं करूँ तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा AgF से रिएक्शन कराना है, तो AgF से रिएक्शन कराना है तो आप दिमाग में बैठा लो कि अगर ये RX है और यहाँ पर मैं AgF से रिएक्शन कराता हूँ तो फ्लोराइड लग जाएगा, तो RF हो जाएगा और फिर बेटा क्या निकल जाएगा AgX निकल जाएगा। ठीक है, तो रही प्रिपरेशन के बाद जब आप प्रिपेयर कर लिया तो फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सारी चीज़ें नहीं ध्यान रखनी, थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या ध्यान रखना है वो सुनो मेरी बात। सबसे पहले तो याद रखना ये जनरली कलरलेस होते हैं, लेकिन जो इसके ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं कलर्ड होते हैं जब सनलाइट में एक्सपोज करो। मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा हेलो एल्केन्स आर कलरलेस होते हैं, लेकिन मैंने किसकी बात करी है ब्रोमाइड और जैसे आयोडाइड। बेटा ब्रोमाइड और आयोडाइड ये क्या होते हैं, जैसे इनको एक्सपोज कर दे कहाँ पे, अगर इनको उठा के मैं बेटा रख दूँ सनलाइट में रख दूँ तो सनलाइट में रख देंगे तो कलर्ड हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात याद रखोगे एक चीज़ मेल्टिंग पॉइंट का, और मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होगा। बेटा ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। कैसे ध्यान रखेंगे देखो ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा एग्जांपल में CH3F लिख दिया, वैसे तो बनेगा नहीं Cl लिखो, Cl लिख दिया, फिर क्या लिखा CH3 Br लिख दिया, फिर क्या लिखा CH3 I लिखा। अगर कोई पूछे इनमें सब में से कौन सा किसका मॉलिक्यूलर वो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो तुम देखोगे तो यहाँ पे आयोडीन लगा, यहाँ पे ब्रोमीन लगा, यहाँ क्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, फिर इसका। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर दूसरी बात सुनना, तो दूसरी बात यहाँ पर ये याद रखना है कि सेकेंड बात रहेगी कि अगर उसकी ब्रांचिंग इंक्रीज़ होती है, बेटा क्या इंक्रीज़ होती है ब्रांचिंग, तो याद रखना मेल्टिंग पॉइंट दो बातों पे डिपेंड करता है, ब्रांचिंग पे, तो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ब्रांचिंग इंक्रीज़ होगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा डिक्रीज़ होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझ लो जल्दी से, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये
मैंने इस तरह से 4 कार्बन का एक कंपाउंड लिया और Cl बना दिया, तो इसका मतलब ये हो गया नॉर्मल। लेकिन अगर बेटा यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता तो इन अगर कंपाउंड में Cl, यहाँ पर C लगा दिया, तो इन दोनों में ये कंपाउंड A मान लो, ये कंपाउंड B मान लो, अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता तो ध्यान रखना A का मेल्टिंग पॉइंट मोर होता है देन B। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई और ब्रांचिंग का मेल्टिंग पॉइंट भी, जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगली जो हेडिंग लगेगी वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हेलो एल्केन की समझ लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात, ठीक है। कि हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन कराएंगे आरएक्स की, तो कैसे क्या होगा चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बताऊंगा यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, हेलो एल्केन ले लिया आरएक्स। तो ये रिएक्टिव होता है, तो आरएक्स की रिएक्शन अगर मैं एक्टिव मेटल से करा दूं, एक्टिव मेटल का मतलब जैसे Mg से करा दिया, तो बेटा ये क्या होगा, इंसर्शन रिएक्शन होगी, बेटा बीच में बैठ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ड्राई ईथर लेना, यहाँ पे ड्राई ईथर सॉल्वेंट लेना, क्योंकि अगर मॉइस्चर हुआ तो धोखा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, RMgX बनेगा, जैसे ग्रिग्नार्ड रेजेंट बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होगा ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट। कैसे याद रखोगे, इस हिसाब से याद रखना है कि यहाँ पे RX था, आपने Mg से रिएक्शन कराई तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में RMgX बन गया, ठीक है। लेकिन नोट करके यहाँ से बात लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसका, ये शायद हो सके एग्जाम में आ जाएगा। क्या कि अगर RX है आपका और Mg है यहाँ पे, अगर आपने रिएक्शन करा दी और रिएक्शन कराने पर ड्राई ईथर नहीं, आपने मॉइस्चर दे दिया उसको, तो होगा क्या बेटा, जैसे RMgX बन गया था, RMgX बनेगा और तुरंत इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी, वाटर से हो जाएगी। और वाटर से होगी तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। और हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या हो जाएगा, H और OH इस फैशन में लिखना और ऐसे काट देना, तो करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। और बेटा बताओ क्या हो जाएगा, Mg और इधर X इधर OH हो जाएगा। तो बताओ क्या हुआ, आपका जो RMgX था वो डिस्ट्रॉय होगा और क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया। इसलिए बोला जाता है, इसके लिए क्या रखेंगे, ड्राई ईथर मॉइस्चर से रिएक्शन करके एल्केन बनाता है। पूछा जाएगा, ये बोला जाएगा कि जो RMgX होता है उसको प्रिपेयर्ड किया जाता है ड्राई, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो तुम्हें बताना होगा बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो मॉइस्चर से रिएक्शन करके करेस्पॉन्डिंग एल्केन बनाता है, ठीक है। इतनी बात सही रहेगी। फिर उसके बाद दूसरी बात सुनो, तो एक नेम रिएक्शन आती है बेटा, उसे बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, वुड्स रिएक्शन। ये पहचानोगे कैसे, कहीं पर अगर सोडियम लिखा मिल जाए और उसके ऊपर एरो के ऊपर मिल जाए ड्राई ईथर, तो समझ जाना वहाँ पर क्या होगा, वुड्स रिएक्शन होगी। किस फैशन में लिखोगे, देखो ध्यान से, RX लिखा है यहाँ पे बेटा, बीच में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na लेना। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद फिर XR, मतलब इसी चीज़ को मैंने ऐसे पलट दिया। पलटने के बाद ध्यान रखना एरो के ऊपर क्या लिखना है, ड्राई ईथर। बेटा क्या लिखना है, ड्राई ईथर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दो यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, R और R बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या निकल गया, 2NaX निकल गया। याद रखना करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनता है, लेकिन डबल कार्बन का बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर CH3Br ले लिया और यहाँ पर फिर मैंने 2Na लिया, और उसके बाद फिर पलट के इसी को लिखेंगे तो Br पहले लिख देंगे बेटा, फिर CH3 लिख देंगे। अगर ऐसा लिखा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ से ये चीज़ क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2NaBr बन जाएगा। इतनी बात आ गई, आगे सुनो ध्यान से। फिर उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ तो वुड्स रिएक्शन हो गई। अब वुड्स के बाद थोड़ी सी बात और सुन लो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप इंपॉर्टेंट लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी यहाँ पे। क्या, अगर आपका RX है और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ बेटा KCN से, या फिर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ AgCN से, ऐसा मिल सकता है आपको, या तो NaCN मिलेगा तो KCN मिलेगा। और पूछेगा प्रोडक्ट कंप्लीट द रिएक्शन, ऐसे बोल देगा कंप्लीट द रिएक्शन। आप गलत नहीं करोगे, ध्यान रखना KCN में K+ और CN- होता है। ये एक आयनिक कंपाउंड होता है बेटा। कैसा कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। तो ये क्या बनाता है, तो ये RCN बनाता है बेटा। क्या बनाता है, RCN बनाता है। और बेटा याद रखना यहाँ पे क्या निकल जाएगा, KX निकल जाएगा। लेकिन जब AgCN से कराते हो तो यहाँ क्या बनता है, RNC बनता है, और प्लस क्या हो जाएगा, AgX निकलेगा। सोच रहे होगे ऐसा हो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो साइनाइड होता है ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल थोड़ा साइड में समझ लो क्या होता है।
ऐसा न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके दो अटैकिंग सेंटर हो, मतलब N से भी अटैक कर सकता हो, C से भी अटैक कर सकता हो। तो जब आयनिक कंपाउंड होता है, जैसे इसको डिजोल्व करते हो वाटर में, तो किस में टूट जाता होगा, K+ और Cl-। तो K+ में टूट गया, Cn- में, तो C इसका फ्री हो जाता है, तो ये C जाकर इस पर R पे अटैक कर देता है, तो RCN बन जाता है। और इस RCN को बोलते हैं एल्किल नाइट्राइल। क्या बोलते हैं इसको बेटा, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, ठीक है, एल्किल नाइट्राइल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया एल्किल नाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे RAgCN है तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसको क्या बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड बोलते हैं, याद रखना। और यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि C वाला बॉन्ड इससे बिजी होता है, तो ये N वाले लोन पेयर से अटैक करता है, इसलिए NC बन जाता है। ये बात भी ध्यान रखना है। एक बात और याद रखनी है, वो भी बात ध्यान से सुन लो। क्या, ये केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही बेटा, किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है, हैलो एल्केन्स की चल रही हैं। नंबर 4 पे एक बात समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया है, क्या बताया है, KCN बताया और AgCN। अगर यहाँ पे NaCN हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक रिएक्शन जो करेंगे हम KNO2 और AgNO2, तो ये सिमिलर होगी KCN और AgCN के हिसाब से बेटा। तो यहाँ पर अगर AgNO2 से करते, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, और या KNO2 से करते हैं, तो जब KNO2 से करोगे, ध्यान से सुनना, नाइट्राइट होता है बेटा ये, तो इस पर प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये आयनिक कंपाउंड होगा। यहाँ पर जो सोचोगे वो उल्टा होगा बेटा। होना क्या चाहिए, ध्यान से सुनो, तो ये आयनिक कंपाउंड होगा, तो यहाँ पर O फ्री होगा। O समझते हो ना तुम लोग, थोड़ा सा इधर साइड में देखो इस चीज़ को, यहाँ पे देखो। तो जो नाइट्राइट होता है, नाइट्राइट की कंडीशन कुछ इस हिसाब से होती है। तो यहाँ पर नाइट्राइट की कंडीशन इस हिसाब से, इस पर माइनस होगा और यहाँ पर लोन पेयर होंगे। तो जैसे अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, ध्यान से समझो, अगर कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा किसके साथ, Ag के साथ, तो Ag के साथ अगर कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा तो ये इससे साथ जुड़ जाएगा ना। और जब बेटा ये इसके साथ अगर जुड़ गया तो बताओ ये O बिजी हो जाएगा, तो फिर नाइट्रोजन से अटैक करता है। और जब नाइट्रोजन से यहाँ पर अटैक करेगा तो बताओ क्या बन जाएगा, तो RNO2 बनता है बेटा। क्या बनता है, RNO2 बनता है। और क्या निकल जाएगा, AgX निकल जाएगा। ये बात ध्यान रखनी। लेकिन अगर KNO2 से रिएक्शन हो रही होगी तो इधर साइड में देखो क्या हो रहा है इसकी कंडीशन। तो बेटा NO2 जो बना हुआ है वो इस हिसाब से बना हुआ है, O पर माइनस, इधर पर लोन पर। लेकिन बेटा जब K आता है तो K इससे अट्रैक्ट होता है ना कि बॉन्ड बनाता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। तो जब ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका O फ्री होगा, तो ये O से अटैक कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, RONO। और बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर KX निकल जाता है। तो ध्यान रखना, RONO कब बनेगा, जब KNO2 होगा। और AgNO2 अगर हुआ तो वहाँ पे RNO2 बनेगा। इसको नाइट्रो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रो एल्केन बोलते हैं। और इसको बेटा क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एल्किल नाइट्राइल। क्या बोलते हैं, एल्किल नाइट्राइल बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। सारी चीज़ें ये हेलो एल्केन की मैंने बता दी हैं तुम्हें। अब किसी भी बुक से आप पढ़ोगे तो आसानी से बात समझ में आएगी। अब फिर अगले वाले वीडियो में हम लोग हेलो एरेंज को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद NCERT के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके।